हेलो गाइस, बैक अगेन। सो वी आर बैक विद तौसीफ और अली। तो आज हमारा टॉपिक है एथिक्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप। ये एक कोलैबोरेटिव सी टॉक होगी। इसमें हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि वो मुश्किलात जो इंडियंस पाकिस्तानीज को इन कंट्रीज में आकर फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं शुरू करूंगा तौसीफ से कि कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं जिस पे आपने ऑब्जर्व किया है कि एशियंस को या साउथ ईस्ट एशियंस को चैलेंजेस का सामना होता है। ओवर टू यू। थैंक यू फहद। देखो मेरे नज़दीक तो जैसे हमने लास्ट टाइम शायद किसी एक पॉडकास्ट में बात की थी कि सबसे बड़े चैलेंजेस जो एक नॉर्मल इंसान को यहाँ पे आते हैं वो लैंग्वेज है। ठीक है। लैंग्वेज के बाद उनको जो एक थोड़ा बहुत बल्कि काफ़ी मेजर कल्चरल शॉक है। अच्छा, कल्चरल शॉक मिनिमाइज हो चुका है क्योंकि ये चीज़ जो है उसके अंदर पाकिस्तान में या जिस तरह दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम्म। काफ़ी इंफॉर्मेशन लोगों को ऑलरेडी होती है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी वेयर एवर दे आर गोइंग। कुछ लोग तैयारी करके आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। कुछ लोग तैयारी करके नहीं आते। जो लोग तो तैयारी करके आते हैं वो उनको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पता होती है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसको वो अवेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू सेटलमेंट एजेंसीज हैं जो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे काम करती हैं। उनको इवन फर्नीचर तक घर का फ्री मिलता है। हम्म। लेकिन ये अगर उनके उनके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो, वो तैयारी करके आते हैं, उन्हें पता है कि उनके सेंटर्स कहाँ पे हैं, कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्नीचर अगर घर का आपको इनिशियल सेटलमेंट में अगर आपको फर्नीचर घर का नया या थोड़ा बहुत यूज़ वो फ्री मिल जाए तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग है आपकी। दूसरी बात ये है कि जो अच्छा, फिर उनको ये बात भी पता होती है कि आपके जॉब पोर्टल्स कौन से हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस ट्रेड का जॉब पोर्टल कौन सा ज़्यादा बेहतर है। कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट कंपनीज कहाँ पे जॉब अप्लाई पोस्ट करती हैं अपनी, लिंक्डइन के अलावा। जो तो तैयारी करके आएगा उसको यहाँ पे कुछ जो चैलेंजेस हैं वो कम फेस करने पड़ेंगे। उसको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जब वो इस सोसाइटी में आके यहाँ घूम फिरेगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट्स। जो तैयारी करके नहीं आते या किसी के भरोसे पे आ जाते हैं कि कोई नहीं, मेरा दोस्त उधर है तो वो कर लेगा, या मेरा सो एंड सो रिश्तेदार है तो वो कर लेगा, उनके लिए यहाँ काफ़ी मुश्किल होती है। एक चैलेंज जो हाउसिंग का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं यहाँ पे पोक इन करूंगा। हमारा जनरल चैलेंजेस का आज नहीं है। हम कोशिश करें फोकस करने पे एथिक्स को जो नॉर्म है पाकिस्तान में और वहाँ पे। ये तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस की। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जो चैलेंज आएगा आता है नॉर्मली जो बड़े शहरों में लोगों को आता है, जो एथिक्स में चीज़ आती है, गोरा कभी आपके साथ ये नहीं करेगा। करते अपने ही हैं आप लोगों के साथ जो नए, स्पेशली जो नए इमिग्रेंट्स होते हैं। क्या मैं आपको मिसाल देता हूँ। लोग यहाँ पे बेसमेंट्स रेंट पे देते हैं। ठीक है। वो बेसमेंट होकर फर्ज करें कि मुझे पता है कि मेरा कोई रिश्तेदार या मेरी बेसमेंट अगले 3-4 महीने में ऑक्यूपाई हो जानी है, लेकिन मैं वो 3-4 महीने भी ज़ाया नहीं करूँगा। हम्म। कोई आप जैसा भाई आएगा, मैं उसे कहूँगा ठीक है जी आप बेसमेंट लेंगे, वो 3 महीने रहेगा, मैं कहूँगा वो मेरे तो माँ बाप आ रहे हैं, आप मेहरबानी करें बेसमेंट खाली कर दें। लोगों को अपने राइट्स नहीं पता होते कि हम्म। भाई वो ऐसे खाली नहीं करवा सकते, स्पेशली जो रेजिडेंशियल टेनेंट्स होते हैं। तो उससे होता क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए कि उसको पता नहीं है तो वो फिर खाली करता है, फिर एक नई जगह ढूंढता है। ये 4 पैसे कमाने के लिए जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं ऑलरेडी, गुड पॉइंट। वो आपको ख्वार करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने पहले साल में 4 घर चेंज किए हैं इसी वजह से हम्म। कि हर 2 महीने बाद किसी किसी के अगर बेटी और दामाद ने आना है तो उसने मुझे पहले नहीं बताया।
कि मैं लेता ही ना, कि ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म रेंटल मुझे लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये चारों जो आप ये 4 दफा आपने जो चेंज किया, आपके सारे अपने हम वतन या? हाँ, सारे पाकिस्तानी, अच्छा। सब पाकिस्तानी। हम्म। तो मतलब मैं उनको, इसमें एक मैं छोटी सी मैं उनको कुछ चीज कह नहीं ये मैं सकता। ऐड करूं कि यहाँ पे जब ये, सॉरी। जी जी, मैं ये कह रहा था कि मैं उन्हें कुछ हम्म। कह नहीं सकता, लेकिन मुझे कॉस्ट भरनी पड़ी है। हर दफा ठीक है आपने, मूवमेंट की मुझे ये कॉस्ट यहाँ पे भरनी पड़ी। जी अली। आपने यहाँ पे प्रॉपर लीज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है किसी एजेंसी के थ्रू, वो थोड़ा सा लगता तो महंगा है, लेकिन उसमें लगता नहीं वो जैसे कि जी मेरा दामाद आ रहा है या, तो आपकी अगर उसमें साल की लीज इसका एग्रीमेंट साइन हुआ तो हाँ, अगर वो आपको रिक्वेस्ट करें म्यूचुअली बोथ साइड्स से एग्री हो कि ठीक है भाई, मालिक भी थे, मालिक रिक्वेस्ट कर रहा है और टेनेंट भी कहता है ठीक। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं इसमें एक म्यूचुअल चीज ऐड एग्रीमेंट कर पे तो दूं वो अली। लीज टर्मिनेट हो सकती है, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, अब इस ये भी एथिक्स में ही आ जाती है, या इसको पता नहीं क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो, यू गाइस कैन नेम इट। जो नया बंदा आता है ना, उसके जहन में ये चीज़ होती है कि मैंने पैसे बचाने हैं, क्योंकि मेरी जॉब नहीं है अभी, तो जितने मैं लेके आया हूँ, मैं जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको बचाता हूँ। हम्म। ये उसकी इंटेंट होती है। उसका इस्तेमाल करते हैं जो और यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं। क्या, कि जैसे, एग्जैक्टली और दूसरी बैक ऑफ माइंड ये होती है कि ये अपने अपने लोग हैं, तो चलो इतना हमारा थोड़ा हाँ, ख्याल रखेंगे, हम जबान है, हम वतन है, तो वही सबसे ज्यादा सांप बन के आपको डसते हैं। अब ये जो बेसमेंट या अपने घर का कोई पोर्शन रेंट पे देना, ये आपकी इनकम में कंसिडर होता है। यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ अ टैक्स ऑन इट। तो जो लीगल रेंटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेंट प्लस एचएसटी, ठीक है, या प्लस यूटिलिटीज। एचएसटी भी शायद उसमें है, या आई डोंट नो एचएसटी उसके अंदर है कि नहीं। लेकिन वो रेंट जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल, एक एक बेसमेंट है वो $800 की अगर रेंट पे है, वन बेसमेंट, वन बेडरूम या टू बेडरूम, या एक पोर्शन है वो 800-900 डॉलर का है। तो अगर आप उसको लीगल तरीके से अडॉप्ट करें तो वो तकरीबन आपको 1100-1200 का बनेगा। हम पैसे बचाने के लिए एग्रीमेंट नहीं करते। इस चीज़ का वहाँ फ़ायदा होता है कि जी हमारा तो कोई एग्रीमेंट है नहीं। हालांकि ये भी अगर पता हो न्यू इमिग्रेंट को, तो ये नुकसान उसी बंदे का है जिसने रेंट पे दिया है, क्योंकि कोर्ट में वो कभी जीत नहीं सकता। तो लेकिन ये चूंकि नए इमिग्रेंट्स के साथ होता है और उनको ये अंदाज़ा होता है कि इनको पता कुछ नहीं, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि हम्म। अगर कोई बंदा नया इमिग्रेंट यहाँ पे आता है तो उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि मेरे एज ए टेनेंट राइट्स क्या हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर टेनेंट को पता चल जाता है हमारी पॉडकास्ट के जरिए कि हाउ टू मतलब सिक्योर वन सेल्फ, तो वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले? अगर उसको पता चल गया तो वो कोर्ट में जाए या क्या करे? पहले स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैं कोर्ट का सजेस्ट इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें भी आपके पैसे लगने हैं। कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स हैं मेरे ख्याल फ्री हैं, वो उसका कुछ शायद पैसे नहीं लगते, यहाँ पे कनाडा में तो है। लेकिन आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लें, उससे ये कंफर्म करें कि भाई आपका कोई नियर फ्यूचर में तो इरादा नहीं है चेंज कराने का, या कि कोई आपके रिश्तेदार आ रहे हैं या पेरेंट्स आ रहे हैं या बेटी आ रही है। अगर नहीं है तो वो चीज़ आप पहले उनसे क्लियर कर लें, एग्रीमेंट कर लें, वो सेफ है। उसमें फिर चूंकि वो इन रिटर्न आ जाता है, तो उससे वो आसानी से लीज एग्रीमेंट ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो उसके फिर लीगल उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर वो कोई ब्रेक करता है। तो यही दो चीज़ें हैं, अगर इनके ऊपर अगर आपका लीज एग्रीमेंट हो जाए देन यू आर सेफ। यहाँ पे लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो जब तक आप अपना घर लेने के काबिल नहीं होते ना, टेनेंसी इज वेरी डेलिकेट। आपको, आप उनके भी मोहताज हैं और वो आपके भी मोहताज हैं। आपको ये बैलेंस रखना होता है। हमारा थोड़ा सा चूंकि पाकिस्तानी बैकग्राउंड होता है, इंडिया में पंजाबियों का भी मैंने देखा है कि घर है तो बस ठीक है, और छोड़ के चले गए, ना सफाई की, घर
में भी मतलब बच्चे लकीरें मार रहे हैं दीवारों पे तो चलता है। यहाँ पे आपने घर खाली मिलना है आपको, आपने खाली वापस करना है। वो आपको प्रोफेशनल से क्लीन करा के देंगे, आपने प्रोफेशनल से क्लीन करा के उन्हें वापस करना है। उसके बाद आपकी जो लीज टेनेंसी है ये थ्रू आउट आपकी एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है। हम हमेशा बीइंग लीजिंग मैनेजर रेंटल रेफरेंस चेक करते हैं। मेरे पास एप्लीकेशन आई है फहद की, और रेफरेंस कौन है जी? तौसीफ है। हु इज़ तौसीफ? ही इज़ माय फ्रेंड। और या मैं इसके साथ मिलके ले रहा हूँ, तौसीफ ने लीज पे ली हुई है प्रॉपर्टी लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। वी डोंट एक्सेप्ट दैट सॉर्ट ऑफ रेंटल रेफरेंस। हाँ, वो प्रॉपर्टी अगर तौसीफ मालिक है वो मैं चेक कर सकता हूँ, वो टूल्स होते हैं। ये थोड़ी सी हमारे लोग उनको नहीं पता होती चीज़ कि जी वो एबीसी प्रॉपर्टी है तो तौसीफ को मालिक बना देंगे। नहीं, वो चेक हो सकता है, 1 मिनट में चेक हो जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजर का रेफरेंस है, अच्छा टेनेंट है, वो साथ में लेजर वो लगाएंगे कि इसने कभी रेंट मिस नहीं किया। दैट विल बी माय टॉप प्रायोरिटी टू गिव हिम। तो इन चीज़ों पे वो फिर लोग अक्सर मेरे साथ करते थे, अपने पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी, भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। नहीं, मुझे नहीं पता भाई, और मैंने भी आगे जवाब देना है, मेरी भी नौकरी है। और इसी तरह आप किसी गोरे लीज वाले के पास जाएंगे, वो भी आपको, आपने बड़ा ध्यान से रहना है उन घरों में, और आपने मेंटेन करनी है वो अपनी, वो आपके साथ साथ जाएगी। हमारा न्यूजीलैंड से हमें रेंटल रेफरेंसेज आते हैं, लोग यूएस के अपने रेफरेंसेज हमारे साथ लेके आते हैं, हम वो चेक करते हैं, कॉल कर सकते हैं हम, उनको भेजते हैं। तो वो, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की रेंटल हिस्ट्री है और रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो हमें घर मिलने में कभी दुश्वारी इस तरह से नहीं हुई। हमारे लोगों के पास रेफरेंसेस नहीं होते, या उन्होंने, अब एक मेरे पास आया, उसका इंतहाई गंदा रेफरेंस था, क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेजर कहीं गई, उन्होंने देखा हर कमरे में सामान पड़ा हुआ है, उन्हें समझ आ गई इन्होंने आगे सब लेटिंग की हुई है, और जी बदतमीजी भी ये करते हैं और ये और वो। तो खैर, 2 दिन बाद उन्होंने मुझे एक नई एप्लीकेशन भेज दी, उसमें उन्होंने अपने टोटल रेफरेंस, अपनी हिस्ट्री चेंज कर दी, और एक भी रेफरेंस साथ मौजूद नहीं था। उन्हें समझ आ गई शायद कि उन्हें घर क्यों नहीं मिल रहा, मल्टीपल जगहों पे लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है। तो वो चूंकि मेरे पास ऑलरेडी उनकी पुरानी एप्लीकेशन भी थी और नई भी आ गई, तो मतलब दे वर अ बिग रेड फ्लैग। नो नो, इट वाज अ बिग नो। तो इस तरह करके ना आप अपना रेफरेंस खराब कर देते हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए या जो भी है। तो इस पे वो बड़ी है। दूसरा, आप अगर एजेंसी के थ्रू घर लेते हैं तो वो आपके साथ कोई चालाकी या इस तरह की उस्तादी कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे, उसे कहते हैं क्यू कैट, QCAT, क्वींसलैंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हर स्टेट का अपना है। तो वो बहुत ज़्यादा टेनेंट्स के साथ उनका रवैया पॉजिटिव होता है। एजेंसियों को वो ठीक ठाक कह लें कि टफ टाइम देते हैं, बिकॉज इस वक्त यहाँ पे जो रेंटल क्राइसिस चल रहा है, तो उन्हें लोग ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में रह रहे हैं। तो उसका क्यू कैट का उनके आगे नाम ही आ जाए ना हमारे सामने, मतलब मैं बीइंग प्रॉपर्टी एजेंट बात कर रहा हूँ, तो हमारी उधर ही जान निकल जाती है, क्योंकि हमारा ठीक ठाक खर्चा होता है उधर, हमारा टाइम ज़ाया होता है हमारा उधर, हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस लेके जाना पड़ता है। और हम इतना कुछ करके जाए, टेनेंट जाके कह दे कि जी मैं तो भी रेडी नहीं हूँ, मुझे अगली डेट दे दें, तो हमारी तो सारी मेहनत तबाह हो जाती है। इतना हमसे, वो जो बॉन्ड होता है 4 हफ्तों का जो गवर्नमेंट के पास महफूज होता है, वो हमें पैसे नहीं मिलने होते, जितना हमारा उस पर खर्चा हो जाता है, तो हम नहीं जाना चाहते क्यू कैट में। तो इस वजह से ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अगर टेनेंट करके चलें तो दे विल बी सेफ। और एक सवाल थोड़ा है सा घरों को भी साफ रखें। एक सवाल है दोनों से कि नॉर्मली क्या एडवांस सिक्योरिटी का क्या सिस्टम होता है दोनों कंट्रीज? फर्स्ट कितना? एंड लास्ट। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया एंड, में तो, हाँ हाँ। अली, यू कैन गो। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने घर, तो आपके पास 6 हफ्ते का किराया होना चाहिए। पहला घर, पहली दफा जब आप कोई भी नया घर लेते हैं, मूव करते हैं, 4 हफ्ते का किराया जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। वो एक किस्म की, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो मालिक के पास नहीं होता, वो एजेंसी के पास नहीं होता, वो गवर्नमेंट के पास होता है। REIQ शायद उसे कहते हैं, रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वींसलैंड। क्योंकि मैं हूँ क्वींसलैंड में और मैंने जॉब इधर की है, तो मैं उसी की बात करूंगा। बल्कि वो बॉन्ड 4 हफ्तों का पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है, हर
स्टेट की अपनी एक एजेंसी है जो वो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है, रियल एस्टेट इश्यूज को। तो वो उनके पास चला जाता है, 2 हफ्ते का किराया एजेंसी लेती है, जो कि फिर आगे मालिक को जाता है, या जो भी उनका आपस में एग्रीमेंट है कमीशन का। और फिर उसके बाद आप वीकली, फोर्टनाइटली, 4 वीक्स का, कई लोग आते हैं वो कहते हैं जी ठीक है आपको हम 6 महीने का रेंट एडवांस देने को तैयार हैं, हम 3 महीने का रेंट एडवांस देने को तैयार हैं। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। ठीक है। उसमें जरा फिर मालिक को ये पीस ऑफ माइंड हो जाए। नए लोग ज्यादातर ये करते हैं अगर उनके पास पैसे हो तो, कि जी ठीक है आपको जॉब की गारंटी अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो ये लें आप 6 महीने का रेंट ले लें, आपको यही मसला है ना कि हम रेंट नहीं दे सकेंगे, तो यू कैन हैव दिस मनी इन एडवांस। तो वो इस तरह से हो जाता है। और हाँ, यस, यू नीड टू हैव 6 वीक्स रेंट इन योर पॉकेट पहले ओके। दिन जब आपने ओके, घर में कदम रखना ओवर है। टू यू तौसीफ। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कनाडा में रूल्स क्या कहते हैं इस पे तो मैं बाद में आऊँगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनल रेफरेंसेस या वैसे ही जो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं स्पेशली देसी, उनके ऊपर वो लगा होता है टैग, वहाँ पे लोग एडवर्टाइज करते हैं कि हम अपनी बेसमेंट या वॉक इन बेसमेंट या पोर्शन रेंट पे दे रहे हैं। या मुख्तलिफ पोर्टल्स हैं यहाँ पे, rent.ca और इस तरह के पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नॉर्मली जब रेफरेंसेस के थ्रू जा रहे होते हैं, यानी पर्सनल या देसी जो एक तरीका है, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट रेंट लिया जाता है, कि फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का, यानी एक महीने का रेंट जो है वो दे पुट इट डाउन। ओके। ये तो रेंट की सूरत हाल है। ऑब्वियसली किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू होता है, तो उसमें उनको ये मसला नहीं होता कि मतलब बंदे का ठीक है। बैकग्राउंड चेक कराने का उनको इशू नहीं है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके अंदर ये कि आपका अगर आपके पास जॉब है तो एम्प्लॉयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर। रेफरेंस कह लें या कॉन्टैक्ट कह लें, या उसको जॉब लेटर आपके पास अगर है तो वो दे दें। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो लीगल तरीके से जो काम करते हैं, वो आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। हम्म। इस बंदे की पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, क्रेडिट स्कोर यही शो करता है कि इसकी हिस्ट्री कैसी है। अगर तो उसका क्रेडिट स्कोर बुरा हो तो फिर उसको वो नहीं मिलता। नहीं, रेंट पे नहीं देते। लेकिन अगर किसी का क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, सिरे से नया नया बंदा है। तो उसके लिए जैसे मोहसिन ने कहा कि एडवांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 6 मंथ्स टू ईयर या 3-4 महीने का एडवांस। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टेनेंट के राइट्स बहुत हैं। जिस बंदे को ये बात पता है वो उसको मिस यूज भी कर सकता है। ठीक है, चलें। आई थिंक वी हैव टॉक इनफ अबाउट हाउसिंग। ये काफ़ी मोटी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आप अली, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अनदर एथिकल चैलेंज दैट यू थिंक इज इन ऑस्ट्रेलिया और इन वेस्टर्न कंट्रीज? बहुत बड़ा एथिकल चैलेंज आता है हमारे, जब बच्चे यहाँ पे आते हैं नए नए, तो वो हर चीज़ जैसे अब यहाँ पे आप सड़क पे जाएं आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मिलेगा, आप एयरपोर्ट पे जाएं आपको कोई बंदूकों वाले चेक पोस्टें नहीं मिलेंगी। तो वो कहीं पे चले जाएं आपको कुछ, आप स्टोर में जाएं आप कहें जी ये चीज़ मैं मुझे नहीं पसंद आई या थोड़ी, वो चेंज कर लेंगे, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो वो लोग समझते हैं कि यार वाह, मतलब इधर तो क्या ही बात है, स्पीडें मारो, लेकिन दूसरे दिन घर में कोई ना कोई कैमरा आपको पकड़ लेगा। एक छोटी सी मिसाल है, कनाडा में एक सरदार जी हैं, उन्होंने एक वीलॉग बनाया बड़ा अच्छा, मुझे मैं चेक ऐसे ही देख रहा था। उसमें उन्होंने किसी तो इंडियन पंजाबी लड़के ने क्या हरकत की, उसने कहा जी सस्ती पैसे बचाने के हैक्स मैं आपको बताता हूँ। वो किसी स्टोर में गया, उसने फ्रूट की क्वालिटी होती है, लेट्स से सेब है, एक $2 के किलो है, एक $4 के किलो है, उसने $2 का जो किलो वाला था उसका स्टिकर उतारा, उसने $4 वाला जो किलो था ओह माय उसके ऊपर लगाया, गॉड। और उसने वो किया। तो उसने कहा देखें जी ऐसे आपने पैसे बचाने हैं। अब उस सरदार, वो प्रोफेशनल जॉब करता था, उसका कोई गोरा कोलीग देख गया ये वीडियो और उसने उसे दिखाई और उसने शर्मिंदा किया उसे। आप $2, $4 इस तरह की, वो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं रंगबाजियां करनी, वो आप बचा तो लेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, आप एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, आपका नाम खराब होगा, आपकी कम्युनिटी का नाम खराब होगा। मैं ये नहीं कहता गोरे यहाँ पे बड़े वली किस्म के लोग हैं, वो भी करते हैं, लेकिन
हम पॉइंट आउट हो जाते हैं बड़ी जल्दी, बिकॉज हम इमिग्रेंट्स हैं, हमारी रंगत डिफरेंट है। तो वो अपना उन्हें नहीं, उन्हें नजर आएगा। जैसे भी पीछे यहाँ पे हुआ, स्टूडेंटीज लड़के थे, इमिग्रेंट्स के, टीनेजर थे, उन्होंने एक खातून से, बेचारी से गाड़ी छीनने की कोशिश की। तो वो, उसने थोड़ा रेजिस्ट किया, उसने उसे चाकू मार दिया, वो मर गई। वो 70 साल की औरत थी। तो वो पकड़े गए। खैर, लड़के किधर जाना था उन्होंने। लेकिन नेक्स्ट डे एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट सेंड देम बैक, सेंड देम बैक। तो मैंने कहा ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे हो, मैं आपकी इस बात से टोटली इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि इन्हें तो भेज दोगे, लेकिन यही हरकत कल को ये गोरों के बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन बात, वो चूंकि इमिग्रेंट्स थे, वो ज्यादा हाईलाइट हो गई बात। खैर, कत्ल भी हुआ था। लेकिन कहने का मकसद है कि ये जो छोटी छोटी चालाकियां होती हैं, वो पाकिस्तान में तो बड़ी चल जाती हैं। हम कहते हैं यार ये बड़ा फनकार मुंडा है। लेकिन वो फनकारियां यहाँ पे ना तो चलती हैं, ना उन्हें कोई पसंद करता है। और अगर आप फनकारी करके फिर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा बुरी बात है। और उस पे फिर लोग मुश्तइल भी होते हैं कि यार ये कैसे अनपढ़ किस्म के, कैसे मतलब अनसिविलाइज्ड लोग हैं जिनके कोई एथिक्स ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, होबार्ट में हम लोग रहते थे। तो गर्मियों में जैसे ये टमाटर होते हैं, लोग अपने घरों में छोटे छोटे उगाते हैं। वो छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम्म। बाहर उन्होंने बॉक्स में रखे होते हैं। आप एक पैकेट उठाएं, $1 या $2 उसकी प्राइस है। तो उसके पास कोई नहीं बैठा होता, आप उसमें साथ ही $2 रखें बॉक्स के अंदर, और एक पैकेट उठा लें। अब हम लोग ये देखेंगे यार इतना तो कोई नहीं, ठीक है, सारी चुप के पास जाइए, कोई नहीं करता उधर। और आपने भाग भी जाएंगे तो आप वो टमाटर कितने दिन खाने ना तुसी। हम्म। तो ये यहाँ पे इतना वो लेवल ऑफ ट्रस्ट है लोगों का, कि वो ये छोटी छोटी चीजों को ना तो बॉदर करते हैं, और ना ही उन्हें। लेकिन जब कोई चीट करता है तो वो फिर, हाँ, हमारे टैक्सी ड्राइवर्स भाई जो है, अभी कल ही आ रहा था, टीवी पे आ रहा था कि वो उसकी थी $50 की राइड थी, और उसने गलियों में इधर उधर घुमा घुमू के $70-80 बना दिए। हमारे टैक्सी ड्राइवर्स पे बहुत ज्यादा ये लगता है यहाँ पे एलिगेशन, और ट्रंक सीधे मैं इधर उधर फिर आते। ये छोटी छोटी चीजों से मतलब फिर आप उससे कोई घर नहीं बना लेते। अगर आपने कोई 25, 30, 50, $100 की का एक दिहाड़ी लगा ली है तो ठीक। ठीक। लेकिन उससे आपकी कम्युनिटी का नाम बहुत खराब होता है। ओवर तो टू यू ये जो तस्वीर। स्टैंडर्ड्स हैं। थैंक्स, थैंक्स अली। यार काफी सारी बातें मोहसिन ने कवर कर दी, लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, झूठ बोलना। हम्म। हमारे नजदीक हम बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो नादानी में, मैं कहूँगा, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, झूठ बड़ी आसानी से बोल जाएंगे, हमें शर्म ही नहीं आती। यहाँ पे झूठ बोलना माँ की गाली देने से ज्यादा, किसी को कहना ना झूठा है, बिल्कुल। उसको लगेगा ये तू मुझे माँ की गाली दे दे भाई, झूठा ना मुझे क्या है, ये बहुत बड़ी गाली है। इंडीड, इंडीड। एक तो झूठ बोलने से, एक ऐसा एक और बड़ी हमारे यहाँ, क्योंकि हमें तमीज वमीज तो है नहीं, चीजें फेंकनी, कागज बाहर फेंक देना गाड़ी से, या चलते चलते रैपर फेंक देने। यहाँ पे लोगों को देख के भी शर्म नहीं आती कि यार हम, कोई बंदा ऐसा नहीं कर रहा तो मैं ही ना करूं। लेकिन लोग करते हैं, स्पिटिंग करना सड़कों पे, हम्म। फजूल काम है बिल्कुल। कोई बंदा नहीं आकर नहीं शुरू की कि वो पान मिलते नहीं अभी, नहीं तो कराची का माहौल जो है वो यहाँ पे फिर रहा होता। यूरिनेटिंग, यूरिनेशन तो नहीं करते सड़क पे? वो भी, अच्छा, रियली? वो भी। मैं इधर हमारे एक क्रिकेट का मैच हो रहा ग्राउंड में, तो हमारी टीम खेल रही थी, तो मैं बैठा हुआ बाहर। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं पता था, वैसे तो ये वैसे ही अनएथिकल है कि आप पब्लिक प्लेस पे ये हरकतें करो। पार्क है तो वो दीवार पे, दीवार कह रहा हूँ, दरख्तों के ओड़ में जाके ना एक लड़के ने किया। तो मेरे साथ जो बैठा था वो कनेडियन बॉर्न था तो पाकिस्तानी। वो मुझे कहता है कि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये इसके एक रिकॉर्ड पे चला जाएगा। ओ। अगर अगर इस वक्त इसको कोई पुलिस वाला देख ले, या कोई पुलिस को कंप्लेन कर ले इसकी वीडियो या पिक्चर खींच के कि ये काम ये कर रहा है, तो पुलिस इसकी सजा है या जुर्माना है, और इसके रिकॉर्ड पे रहेगा हमेशा।
कहीं भी जॉब करने जाएगा, उनके अगर वो बैकग्राउंड चेक करते हैं उसके रैकेट पे आ जाएगा ये हरकत कर रहा था। अच्छा, वो था इंडियन पंजाबी लड़का। जब वो कर आके वापस आ रहा ना, तो मैंने उसे बुला लिया। मैंने उसे कहा कि भाई, आपको पता है जो करके आए हो ये क्या है? तो पहले तो उसे समझना आई कि ये मतलब मैं उसकी शायद इंसल्ट कर रहा हूँ। तो जब वो थोड़ा सा अपने वही पंजाबी वाले तरीके में आया ना, तो मैंने भी उसको फिर उसी अंदाज में उसको समझाया कि तेरी तस्वीर, हालांकि तस्वीर हमने नहीं खींची थी, मैंने उसे कहा कि तेरी तस्वीर खींची है, अगर ये अभी मैं पुलिस को दूं ना, तो भाई साहब आप यहाँ से दफा हो जाओगे इस मुल्क से। हम्म। तो तमीज करो थोड़ी सी, ये पब्लिक प्लेस पे इस तरह की, साथ ही कम्युनिटी सेंटर है वहां पे वॉशरूम्स अंदर हैं, क्यों नहीं वहां जाते? अनलेस किसी का कोई बड़ा मेडिकल रीजन हो, जैसे डायबिटिक लोग होते हैं उनका कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो एक अलग एक्सेप्शन है। बट इन जनरल ये काफी बड़ा जुर्म है। ठीक है। झूठ बोलना एक बड़ी कॉमन सी हमारी बीमारी है, जो यहाँ पे आके अगर हम बेहतर है ना बोलें, क्योंकि एक और मेरा एक वाइट कनेडियन मेरा क्लाइंट था, उससे बात हो रही तो वो कहता है हमारे यहाँ ये असूल है कि आप जब तक इनोसेंट हो, तब तक इनोसेंट हो जब तक आप खुद साबित नहीं करोगे कि मैं क्रिमिनल हूँ। हम्म। मतलब अगर मैंने आज झूठ बोल दिया आपके साथ, ठीक है, और मुझे मेरा वो क्या पंजाबी में कहते हैं मेरा चाका खुल गया है, तो मैं बार बार लगा हुआ हूं, तो मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। जब पकड़ा जाऊंगा सारी जिंदगी का एतबार खो बैठूंगा। तो इंडीड। जरूरत है झूठ बोलने की। तो बहुत से ऐसे एक इश्यूज हैं। एक चीज तो सिर्फ आपसे, फिर मैं अली की तरफ जाऊंगा। ट्रैफिक के मामलात में ड्राइविंग के क्या एथिक्स हैं, या ड्राइविंग का क्या शौक है? भाई मैं जो है ना ड्राइविंग पे आता हूँ मैं, मेरा दिल दुखता है इन चीज़ों के ऊपर कि यार हम अपने गंदे तरीके अपना के ना यहाँ पे इनको ये सिखा रहे हैं कि ये हमें कैसे टाइट करें। बहुत अच्छी बात। जो जो हरकतें हम दोनों ममालिक के लोग, इंडिया और पाकिस्तान के लोग, जो हरकतें वहां पे करते हैं वही कमोबेश यहाँ पे आके करने की कोशिश करते हैं। होती नहीं। हम्म। ठीक है। वो भी जाएंगे, एक दफा होंगी, दो दफा होंगी, जब पकड़े जाएंगे उन्होंने पूरी कम्युनिटी या पूरे सिस्टम के ऊपर उन्होंने एक बैन लगा देना। क्या फायदा हुआ भाई, आपने तो अपना वक्ती फायदा ले लिया। ठीक है। यहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड करके भाग गए हैं। जिसने असाइलम क्लेम किया उसको नहीं, रिफ्यूज नहीं मिली, उसका कैंसिल हो गया, अब वो डिपोर्ट हो रहा है। अगर उस दौरान उसने क्रेडिट कार्ड बनाए हुए थे, उसने अपनी मेंटेन कर रखी थी हिस्ट्री, उसको लोन वगैरह मिले होंगे कहीं पे वर्क परमिट की हम्म। बेस, वो बैंकों के पैसे लेके भाग गया, क्योंकि मुझे तो वापस आना नहीं, लेकिन उसका नुकसान जो यहाँ रहने वाले उनको हुआ। तो ये कभी सोच अपने से आगे गई ही नहीं हमारे लोगों की, कि यार इसका इम्पैक्ट, चलो मुझे तो फायदा हो जाएगा लेकिन इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा। ये तो नहीं कोई सोचता, दुबई ने भी इसी वजह से वीजा पाकिस्तानियों का बैन कर दिया। अच्छा, हम्म। दूसरी बात ट्रैफिक क्या। अब ट्रैफिक का ये है कि भाईजान ब्रैम्पटन एक शहर है यहाँ पे, जीटी है उसके, टोरंटो के साथ है बिल्कुल। सारा मेजोरिटी कह लो कि 80-90% देसी हैं, इंडियन हम्म। पाकिस्तान, स्पेशली पंजाबी। सबसे ज्यादा क्राइम रेट उस शहर का, सबसे ज्यादा गाड़ी चोरी वहां से होती है, और सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वहां पे है हम्म। गाड़ियों की। और ट्रैफिक का निज़ाम तो वैसा ही है जैसे वही, गाड़ियां तेज कई दफा के लोग चलाते हैं, अच्छे बुरे तो खैर हर जगह पे मौजूद हैं। एक जमाने में क्राइम होता था कि देखा कहीं पे सड़क या मॉल में कहीं सफाई हुई है, वो गीला है, स्लिपरी है, और देखा गलती से कोई वो कोन लगी नहीं, स्लिप होके गिर गया, सू माशा। कर दिया उसे। ये टोपी ड्रामे जो हैं ये करते रहे यहाँ पे, तो इन्होंने अल्टीमेटली सिखा दिया। जब मैं नया नया आया ना, तो मेरा कौन था, मेरे बच्चों में से कोई था, उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया। अब यहाँ पे जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसके मुताबिक आप इमरजेंसी में आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, हम्म। अनलेस के इट्स क्लोज टू, सही। यानी सही। आपके लिए काफ़ी सीरियस मैटर ना हो। तो एक बाबा जी वहाँ पे, पंजाबी अगेन, उन्होंने आसमान सर पे उठा रखा, आए मैं मर गया, आए मैं मर गया। किसी ने कहा होगा कि उधर जाके शोर मचाओ कि हम्म। तो जल्दी जल्दी अंदर ले जान दे। वो भाई उस बंदे ने इमरजेंसी के अंदर, वो जो बैठी वहां पे नर्सेज,
पहले तो जो गोरियां थी वो चुप करके सुनती रही कि आहो बका इसकी, कि ठीक है लगे रहो भाई, हमें क्या है। कुछ थोड़ी बहुत परेशानी भी उनके चेहरे पे नजर आई। एक आ गई पंजाबी इंडियन। अब उसको तो पता था ये कर क्या रहा है बाबा जी। हम्म। ठीक है। उसने आके जनाब बा आवाज से बुलंद कहा, ओ पापा जी, कोई फर्क नहीं पैना, बल्कि 2 घंटे वध जाने ने इंतजार दे, बैठे रहो आराम से, शोर ना करो। बाबा जी तब खामोश हुए कि यार होते हैं जुबान मेरी समझ ना ली। मतलब क्यों करते हो इस तरह के काम कि एक जिसका इम्पैक्ट तो शायद आपको हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन उसका अल्टीमेट क्या नतीजा यानी कि निकले। ऐसे ऐसे वर्च्यूज या ऐसी क्वालिटीज जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है उनके बारे में ये हाइपर सेंसिटिव है। अली, आपकी क्या इसके बारे में, ट्रैफिक को आप कैसे देखते हैं कि जो हमारे मुल्कों से आते हैं लोग, ये ट्रैफिक को कैसे डील करते हैं ऑस्ट्रेलिया? बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के पेजेस पे ये वाला सवाल आता है कि मैं 80 के जोन में था, तो मैं 80 के जोन एग्जैक्ट। में मैं 100 पे था। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला सार्जेंट तो आपको सड़क पे नजर नहीं आता, और आप स्पीड पे भी नहीं ध्यान रखते। तो लड़के जो हैं वो, थोड़ी गाड़ियां भी अच्छी हैं यहाँ पे, इंजन भी उनके थोड़े ज्यादा पावर के हैं। पता नहीं चलता, बाज दफा सड़क बहुत अच्छी होती है, आपकी स्पीड थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो ये आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो मैंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ अर्सा इंटरप्रेटर की जॉब की। तो उधर पंजाबी ज्यादातर अपने टैक्सी ड्राइवर्स आते थे। अच्छा, वो मुझे उन्होंने कहा था कंपनी ने कि तुमने ना थोड़ा अच्छा तैयार होके जाना, बिकॉज यू आर अपेयरिंग इन द कोर्ट। उन्होंने पहले समझना कि शायद ये कोई हमारा ना सरकारी वकील है, तो इन्होंने फिर समझाना कि नहीं, मेरा काम क्या है। तो बाहर उन्होंने बड़ा दुखी स्टोरी सुनानी, भाजी इंज होया ऐदा होया, वो मेरे नाल जाती होगी। मैं ते अंदर जाना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो जो प्रोसिक्यूटर है उसने जब सारी बात करनी, हर सवाल के जवाब पे उसने कहना जी कीता है, कीता है। क्या? मतलब और उल्टा जो फाइन है वो भी थोड़ा जज ने फिर गुस्से में आके बढ़ा देना, और साथ में कोर्ट फीस ऐड कर देनी, क्योंकि वो केस हार गए होते हैं। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा मसला है यहाँ पे कि नए बच्चे आते हैं उन्हें, हाँ, पाकिस्तान में मैं भी ऐसे ही था। हम सिर्फ गाड़ी घर चलानी सीखते हैं। मैंने अपने गांव में चलानी सीखी, खुद ही चलानी सीखी। ना रूल्स का पता है, ना रोड सेंस है मेरे पास। अ, मैं स्पीड लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि स्पीड में अगर आगे मोड़ आ जाता है तो मैंने ऐसी स्टेयरिंग घुमा देना है, ब्रेक पे पाँव नहीं रखना। और पेडिस्ट्रियंस के यहाँ पे क्या है सूरत हाल। 40 का जोन अगर उन्होंने बनाया है तो वो किसी वजह से बनाया है। तो वहां पे वो पकड़े जाते हैं और फिर फाइन्स होते हैं, और बड़े बड़े सुथरे फाइन होते हैं, साथ में डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं। तो सिर्फ आपको गाड़ी चलाना आ जाना, गाड़ी गियर में डाल के शिफ्ट करके थोड़ी चला लेना, दैट इज नॉट ड्राइविंग। आपके पास एक ड्राइविंग सेंस होनी चाहिए, आप रोड सेंस होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप यू ड्राइव लाइक काउबॉयज। आप मैवरिक्स हैं, आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नो एंट्री का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना। वन वे में गाड़ी घुसाई हुई है, यहाँ पे वो नहीं चलता। ठीक है, तो आप कोशिश करें आते साथ ही ना स्टेयरिंग पे बैठ जाएं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ट्रैफिक को। हो सके तो एक दो लेसन्स ले लें। ये आपकी अपने लिए बेहतर है, लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अदरवाइज आपको जब हजार हजार के फाइन्स आते हैं तो वो हम्म। पैसे आपके उधर भी निकल ही जाते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा लर्न कर लें, और उसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठें, तो वो आपके अपने लिए बेहतर है। बाकी ड्राइविंग थोड़ी सी एक डिफरेंट है और यहाँ पे। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा। मैं भी एक ग्रुप में देख रहा था पोस्ट एक लड़के की कि अच्छा, मैं ये यूरोप की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मैं क्विकली इसको वाइंड अप करूंगा। कि मुझे पता नहीं किस जोन में था, 40 के जोन में था तो या 80 के जोन में था, और मैं थोड़ा तेज चला रहा था। अब स्नो जब बड़ी होती है यूरोप में तो फिर बड़ा डेंजरस होता है, बड़ा स्किडी होता है। तो पुलिस ने उसको ट्रैक किया, उसको रोका और उसको टिकट थमाई, बड़ी ही मुनासिब टिकट थमाई यहाँ के स्टैंडर्ड, फिनलैंड के स्टेटस के मुताबिक। नॉर्मली वो 800 हज़ार यूरो करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ 160 यूरो या 140 यूरो की टिकट दी, और स्टिल ही वाज सेइंग मैंने नहीं देखा स्पीड साइन। ऑब्वियसली तुमने इग्नोर किया होगा, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस की गाड़ी आई है बाकायदा, उन्होंने तुम्हें रोका और तुम्हें टिकट थमाई, और अब वो लड़का ये कह रहा है, या जो लड़का ये लड़की जो, कि मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैंने नहीं देखा, ये मेरा कसूर नहीं था, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं ओवर स्पीडिंग का। नाउ अब वो ये कह रहा है कि मेरा नहीं ख्याल। अब
ये मैसेज यहाँ पे ये है कि ये जो जब इनके स्टेट के इदारे एक्शन में आते हैं तो वो बाकायदा एविडेंस रखते हैं, बाकायदा उनके पास प्रूफ्स होते हैं, कैमरास तस्वीरें खींचते हैं, इवन कि आपको पार्किंग टिकट भी देते हैं। तो वो तस्वीरें खींचते हैं कि ये देखें ये टाइम था, ये पार्किंग निशान है यहाँ पे, और यहाँ पे ये खड़ा हुआ था। तो अच्छा, ये इसमें मैं ना एक चीज़ ऐड करूंगा ट्रैफिक के हवाले से, मेरा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे एक दफ़ा फाइन हुआ, याद होगा 2-4 साल पहले पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ था। हम्म। मेरा ख्याल जो पाकिस्तान जीत गया था, वर्ल्ड कप का था शायद, ये चैंपियंस ट्रॉफी का था। मैं टोरंटो में था, तो मैंने ट्रैवल करना था विंजर, यानी घर आने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने घर वाले तैयार किए, मैंने कहा जल्दी चले, मैंने दोस्तों के साथ मैच देखना है। तो सुबह सुबह 6 बजे मैं निकल आया। तो आई वॉज रनिंग बिहाइंड, तो गाड़ी की स्पीड जहाँ पे 100 होनी चाहिए थी, वहाँ पे मेरी चलेगी 140। हम्म। सारी मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी है, 140 या 45 के करीब। अब वो गाड़ी बड़ी थी, फील ही नहीं हुआ कब वो लिमिट जो है वो मैं, अच्छा लिमिट क्रॉस तो मैं था ही पहले से ही, 115 120 तक तो था मैं। और वहां तक वो छोड़ भी देते हैं। 140 145 या 50 तक गया तो मैं, मेरे पीछे गाड़ी आई, मैंने साइड पे गाड़ी लगाई। अब पहले वो भी पाकिस्तानी सोच के, नहीं नहीं यार, मैं कहूँगा नहीं जी, मैं तो नहीं सिखा रहा। हम्म। ठीक है। तो मैंने कहा यार, मैं कितना बड़ा जाहिल होऊंगा कि अगर मैं ये कहूँगा, उसने उसने पूरे, उसके पास पूरे एविडेंसेस होंगे, तो मुझे क्या बिल्कुल। पड़ी है, मैं खामखा झूठ बोलता फिरूं। वो लेडी पुलिस मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि तुम, अच्छा उसने देखा कि फैमिली पीछे बैठी, कहते तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम फैमिली बैठी है, तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, क्या वजह है। मैंने कहा वो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, मुझे दोस्तों के साथ देखना था, तो मुझे फील नहीं हुआ, मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। तो क्योंकि ऑलरेडी आधा मैच खत्म हो गया, पहली इनिंग्स खत्म हो गई थी। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आई एम नॉट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ऑब्वियसली जो टिकट देंगे मुझे दे दो, लेकिन इफ यू कैन गिव मी अ डिस्काउंट। गिव मी डिस्काउंट। उसने कहा दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस हिस्ट्री। वो गई, उसने अपने सिस्टम से चेक किया कि क्लीन रिकॉर्ड है इसका, वो वापस आई। जहाँ मुझे 250 की टिकट होनी थी और 3 डीमेरिट पॉइंट्स मिलने थे मुझे, मुझे $52 की टिकट मिली और कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला। थैंक गॉड कि वो, मैं उसका, अब देखो, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कंटेस्ट नहीं किया उसके साथ, मैंने बदतमीजी कोई नहीं की। उसने, मैं भी एक क्विकली शेयर करूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि राउंड अबाउट के अंदर मैंने गलती की। मैं किसी और सोच में था। मैंने फोर्सफुली लेन चेंज कर ली राउंड अबाउट के अंदर। तो वो पीछे जो था वो कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन अंडर कवर। उसने हॉर्न हॉर्न बजाना शुरू कर दिया मेरे पीछे कॉन्स्टेंटली, वो मेरे पीछे आ गया। तो मैंने रोक ली साइड पे, मैंने कहा लेट्स टॉक टू हिम। और वो आया और उसने आते साथ जो पहली चीज़ उसने चेक की, मेरे साथ भी मेरी फैमिली थी, जो पहली चीज़ उसने चेक की, उसने देखा कि क्या मैं ड्रंक तो नहीं। तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्रॉस किया है और फोर्सफुली किया। मैंने उसको कहा सॉरी ये मेरी गलती थी। एंड उसके बाद उसने कहा थैंक यू दैट्स इट। वहां पे वो चला गया बैक आउट करके, कहता बस ये मैंने दिया, इट्स ओके। इतना सिंपल था। खैर आज की स्ट्रीम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह हम दोबारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल भी। थैंक यू सो मच गाइस। बाय। थैंक यू। थैंक यू।